तो पिछली क्लास में हमने बैरोमीटर मैनोमीटर वगैरह पढ़ लिया था सब, है ना? पढ़ लिया था ना? आज हम स्टार्ट करेंगे पास्कल्स लॉ से। इससे स्टार्ट करेंगे बेटा अपनी क्लास पास्कल्स लॉ से। पिछली क्लास में हमने वो सब बातें कर ली थी सारी, कि प्रेशर जो है वो कैसे वेरी करता है, नीचे जाते हैं तो बढ़ता है, ऊपर जाते हैं तो कम होता है। ये सारी बातें हमने कर ली थी, है ना? अब देखो थोड़ी सी बात करते हैं बेटा पास्कल्स लॉ के बारे में। क्या कहता है पास्कल्स लॉ? पास्कल साहब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एक बहुत ही शानदार लॉ दिया जिससे हमारी जिंदगी बहुत ही आसान हो गई। पता है क्या दिया उन्होंने लॉ? देखो बताता हूँ तुम्हें। जैसे उन्होंने एक चीज नोटिस करी बेटा कि फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है। फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी भैया? तो वो प्रॉपर्टी क्या थी? जैसे मान लो, देखो मैंने यहाँ कंटेनर ले लिया, ठीक है, और मैंने क्या किया कि ये कुछ इस तरह का कंटेनर है और मैंने ये बोला कि बेटा यहाँ पर मैंने एक फ्लूइड भर दिया, ठीक है, इसमें कोई भी एक फ्लूइड नॉर्मल जिसकी डेंसिटी रो वगैरह ये सब दे रखी है अपने को। हमने क्या करा, इसमें एक वो भर दिया। तो हमने एक चीज देखी बेटा कि फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर, क्या बोला मैंने, फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप यहाँ पर कुछ प्रेशर लगाओगे ना इस जगह पे, तो फ्लूइड उसे ट्रांसफर करता है बिना किसी, मतलब जैसे ऐसा होता है ना कई बार कि हम फोर्स वगैरह लगाते हैं तो थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है ये सब। तो अगर हम यहाँ पर कुछ फोर्स लगाते हैं बेटा F1 मान लो, ऐसा बोला उन्होंने, पास्कल साहब ने हमें एक लॉ दिया कि अगर मान लो हम इधर एक फोर्स लगाते हैं F1, ठीक है, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसे मैंने कह दिया A1, ठीक, और यहाँ पर वो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मान लो कि हमने एक और इस तरह का कुछ एक सिस्टम लगा रखा है, ये स्लाइड हो रहा है बिना फ्रिक्शन के, ऐसा मानो तुम, ठीक है, और इधर मान लो कि फोर्स जा रहा है F2 ऐसे कुछ, ठीक है, और ये एरिया है A2, ठीक है। तो पास्कल साहब ने हमें क्या बोला बेटा कि अगर हम यहाँ पर कुछ प्रेशर P लगाते हैं ना, तो फ्लूइड जो है वो बिना किसी लॉस के उसे ट्रांसफर कर देता है यहाँ तक जहां तक फ्लूइड है। मतलब फ्लूइड के अंदर प्रेशर जो है वो आराम से ट्रांसफर हो जाता है बिना किसी लॉस के, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को किसने देखा? पास्कल साहब ने देखा और उन्होंने एक लॉ बना दिया हमें, ठीक है। और वो लॉ उन्होंने क्या बनाया कि पहले उन्होंने एक प्रॉपर्टी देखी कि अगर आप यहाँ पर कोई प्रेशर लगाते हो तो वो जो प्रेशर है बेटा वो बिना किसी लॉस के यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। प्रेशर जो है, फोर्स प्रेशर जो है वो क्या होगा, बिना किसी लॉस के यहाँ तक पहुंच जाएगा। एक मिनट बेटा, जैसे एक बात तो बेटा हाँ सर। कि मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ पर अगर तुम फोर्स F1 कुछ लगा रहे हो तो यहाँ पर कुछ प्रेशर अप्लाई किया तुमने बाहर से एक्स्ट्रा। तो पास्कल साहब ने ये बोला कि ये जो प्रेशर मैं अप्लाई कर रहा हूं ना, ये जो हाँ सर। प्रेशर मैं अप्लाई कर रहा हूं ये बिना किसी लॉस के जो फ्लूइड है वो अपने आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसफर करेगी। ठीक है सर। ये बात है। तो जितना प्रेशर, अगर मान लो कि तुमने यहाँ पर कुछ प्रेशर P लगाया इस जगह पे, अगर तुम इस जगह पे कोई प्रेशर P लगाते हो तो यहाँ पर भी तुम्हें वही प्रेशर P मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ मीन्स तो पास्कल, सेम हुआ ना कि दोनों जगह प्रेशर सेम है। दोनों जगह प्रेशर सेम है, हाँ कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो कि जितना प्रेशर हम यहाँ पर लगाएंगे फ्लूइड उतना ही प्रेशर हमें यहाँ पर देगी। बट वॉल्यूम डिफरेंस है तो प्रेशर सेम कैसे हो सकता है? क्या बट दोनों ट्यूब में या वॉल्यूम डिफरेंस है। बेटा? वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है क्या? सर प्रेशर वॉल्यूम कम होगी तो वो ना ज्यादा, वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा। वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर ज्यादा, वो बात अलग है। वो जो बात तुम कह रहे हो वो बात अलग है कि वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, वहां वो तो ऐसी बात है। जैसे देखो होता क्या है, जैसे अब फिर मैं फ्लो की बात करने लग जाऊंगा फिर तुम्हें परेशानी हो जाएगी, तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम अभी ये समझो ना बेटा कि जैसे मान लो कि तुमने क्या किया कि एक कंटेनर ले लिया मान लो, ओके सर। ठीक है, और इसमें ऐसे पानी भरा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल सी बात, कंटेनर में ऐसे पानी भरा हुआ है। तो अगर यहाँ पर तुम, यहाँ पर अगर प्रेशर P0 है, यहाँ पर अगर प्रेशर P0 है, जैसे हवा की बात करते हैं, हम एक कंटेनर की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर मैं बोलता हूँ तुम्हें कि जैसे देखो ये कुछ ऐसा कंटेनर है हमारे पास, ठीक है बेटा, सुनना ध्यान से, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा कंटेनर है, ठीक है,
तो इसमें हम जो कह रहे हैं अभी उस बात का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर प्रेशर कुछ P लगाता हूं ना, तो यहाँ पर भी मुझे प्रेशर P ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जितना प्रेशर इस तरफ लग रहा होगा ना, इस तरफ मैं जितना प्रेशर अप्लाई करूंगा ना, अब सोचो कि मैं प्रेशर यहाँ पर अप्लाई जो कर रहा हूँ वो प्रेशर जा कहाँ रहा है बताओ? जो यहाँ के जो ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर लग रहा है ना प्रेशर, जो यहाँ के पार्टिकल्स हैं। तो ये जो ऊपर वाले पार्टिकल्स है वो अपने बाद वाले पार्टिकल्स को बिल्कुल एग्जैक्टली जितना P प्रेशर लगा रहे हैं ना वही ट्रांसफर करते हैं। तभी तो हम ये कह देते हैं बेटा कि मतलब किसी भी डेप्थ पे, जैसे मान लो कि हाइट h नीचे, अगर इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो होता है P0 प्लस रो जी एच, यही होता है ना। तो एक तो रो जी एच जो प्रेशर आ रहा है वो तो यहाँ पर जो पानी है उसकी वजह से आ रहा है, और P0 जो प्रेशर है वो कौन लगा रहा है? हवा लगा रही है ना, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो P0 प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो वो P0 प्रेशर तो आया ही यहाँ तक। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे? वही बात मैं समझा रहा हूँ कि आप जितना प्रेशर एक साइड पे, हाँ सही कह रहे हो, दो सिरिंजेस को अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये बेस्ट एग्जांपल होगा इसका, बिल्कुल सही। कि अगर यहाँ पे तुम एक सिरिंज लगा दो और यहाँ से अगर तुम प्रेशर लगा रहे हो, कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो वो जो प्रेशर है बेटा वो मतलब इक्वल सीधा सीधा जो भी पार्टिकल्स है ना यहाँ के, उन पार्टिकल्स पे ट्रांसफर होते होते और ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसका एक एप्लीकेशन था जो मुझे बताना था, मतलब ये पास्कल्स लॉ मेनली हम उसी वजह से पढ़ते हैं कि एक एप्लीकेशन है इसका बहुत ही शानदार। क्या? हाइड्रोलिक्स, बिल्कुल, हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो होते हैं, बिल्कुल, हाइड्रोलिक क्रेन्स जो होते हैं, बहुत सही, बिल्कुल सही, यही है एप्लीकेशन इसका। तो देखो मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ से जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी बेटा, कि अगर यहाँ से कुछ P प्रेशर लग रहा है ना, इस तरफ से अगर P प्रेशर लग रहा है तो यहाँ पर भी P प्रेशर ही मिलेगा। तो वही बात है कि अगर तुम F1 फोर्स अप्लाई करते हो इधर से, तो अपने को मान लो कि, क्योंकि देखो बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है दोनों तरफ, है ना, तो यहाँ का प्रेशर अगर P तुम निकालोगे तो क्या लिखोगे बताओ? इस तरफ प्रेशर क्या लिखोगे बेटा? इस तरफ लेफ्ट साइड में इस तरफ प्रेशर क्या लिखोगे बताओ? F1 अपॉन A1। और इस तरफ जो प्रेशर लिखोगे वो क्या लिखोगे? F2 अपॉन A2। तो हम ये कहते हैं कि जब आप एक साइड से अगर P प्रेशर लगा रहे हो तो दूसरे साइड से भी आपको P प्रेशर ही मिलेगा। ठीक है, तो इससे एक एप्लीकेशन हमारा क्या है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि एक प्रेशर P है जो है F1 अपॉन A1, क्योंकि एक साइड पे हमने मान लो कि F फोर्स लगाया है, ठीक है, और यहाँ से अपने को कुछ F2 फोर्स मिल रहा है, ऐसा समझो तुम, तो F1 अपॉन A1 जो है वो भी प्रेशर के बराबर होगा P के, और यही प्रेशर P किसके बराबर होगा बेटा? F2 अपॉन A2 के बराबर होगा, है ना, यही प्रेशर किसके बराबर? F2 अपॉन A2 के बराबर। तो अब चूंकि ये F1 अपॉन A1 भी P के बराबर और F2 अपॉन A2 भी P के बराबर है, तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो पता है क्या आती है? वो आती है F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। बिल्कुल, तो ये हमारे पास आता है रेशियो की F1 अपॉन A1 जो है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया दोनों साइड पे प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ये बात समझ आई अपने को? बताओ मुझे, आई या नहीं आई? पहले यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई बताओ मुझे, एक बार हैंड रेस करके बताओ बेटा सारे लोग, जल्दी से बताओ। दोबारा समझा दो। आ गई ना? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, देखो यहाँ देखो सभी लोग, तो ठीक है, समझ गया मैं, आपको समझ आ गई बात। तो देखो क्या ये F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। अब इसका जो यूज है वो कहाँ हुआ? यूज जो होता है बेटा वो हाइड्रोलिक्स में होता है। बहुत तरह के हाइड्रोलिक्स होते हैं जहां पर ये चीज यूज होती है, जैसे कई बार हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी होते हैं, है ना, आपने सुना होगा डिस्क ब्रेक्स जो होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी होते हैं। तो वो जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं वो काम ऐसे करते हैं कि जैसे देखो हम जो ब्रेक पैड पुश करते हैं बेटा, हम जो फोर्स लगाते हैं ब्रेक पैड के ऊपर वो बहुत कम लगाते हैं, हम जो ब्रेक पैड के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो बहुत कम लगाते हैं, और वो जो फोर्स होता है वो देखो मतलब एक जो कार होती है इतनी बड़ी, उस इतनी बड़ी कार को रोक देता है वो हमारे छोटे से पुश से। तो ये कैसे हो रहा है? तो देखो क्या कह रहा हूं मैं कि अगर मैंने यहाँ लिखा F1 अपॉन A1, ठीक है, अगर एरिया A1 छोटा है और F1 छोटा है, मतलब जैसे मान लो कि मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसा सोचो आप। हाँ मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल समझा रहा हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि मैंने बोला कि F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी बेटा, कि जो प्रेशर है वो F1 अपॉन A1 है इस साइड से, अगर मैं इस साइड से F फोर्स लगा रहा हूँ तो इस F1 फोर्स लगा रहा हूँ, तो इस साइड से मैंने माना कि मुझे F2 फोर्स मिल रहा है,
ठीक, और हमने ये बोला कि जो फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टी है कि ये प्रेशर बिना किसी लॉस के ट्रांसफर कर देता है आगे की तरफ। तो अगर यहाँ पर मैं पी प्रेशर लगा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर भी पी प्रेशर ही मिलना चाहिए, है ना। अगर मैं इस तरफ पी प्रेशर लगा रहा हूँ तो दूसरी तरफ मुझे पी प्रेशर ही मिलना चाहिए। तो ये जो पी प्रेशर है बेटा, ये पी प्रेशर इस तरफ के हिसाब से कितना होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ही तो होता है। तो F1/A1 में लिख लूंगा इस साइड के हिसाब से, और इस साइड के हिसाब से मैं क्या लिखूंगा, F2/A2, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, F1/A1 = F2/A2 का सिग्निफिकेंस क्या है कि मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि एक साइड जो अपना एरिया है वो 0.1 मीटर स्क्वायर है, ऐसे सोचो आप, ठीक है, कि जो हमारा एरिया A1 है वो कितना है, 0.1 मीटर स्क्वायर, ऐसा मानो आप, ठीक है। और इस तरफ आपने जो फोर्स लगाया F1 वो लगाया आपने 10 न्यूटन मान लो, ठीक है। तो जो प्रेशर बना वो कितना बनेगा बेटा बताओ, 10/0.1 मतलब कितना हो गया ये 100, कितना हो गया ये 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर। तो अब ये जो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर जो है, यही 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इधर भी आएगा। अब मान लो कि मैं कहता हूँ जो एरिया A2 है वो कुछ बहुत ज्यादा बड़ा है ना ये, तो मान लो मैं कहता हूँ ये 100 मीटर स्क्वायर है। मान लो कि मैंने बोला कि एरिया A2 जो है ये कितना है, 100 मीटर स्क्वायर है। तो अब मुझे बताओ F2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहाँ से F2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे जल्दी से, क्या लिखोगे तुम, F2/A2 की वैल्यू कितनी लिखोगे तुम बताओ, प्रेशर के बराबर लिखोगे ना 100 के। तो यहाँ से जो तुम्हारे पास F2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बताओ, 100 × A2, और A2 की वैल्यू है कितनी, 100 मीटर स्क्वायर है, क्या देखना है यहाँ पर, है ना, 100 मीटर स्क्वायर है। तो 100 × 100 कितना हो जाएगा बेटा, ये 10,000, 10,000 ही होगा ना, 10,000 न्यूटन। तो मतलब अब इसका मतलब क्या हुआ कि इधर मैंने प्रेशर फोर्स लगाया कितना, 10 न्यूटन, और इधर मिल कितना गया मुझे, 10,000 मिल गया। तो ये तो काम ही आएगा ना बेटा कि मैं अगर एक तरफ 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और दूसरी तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और दूसरी तरफ से अगर मुझे 10,000 न्यूटन मिल रहा है, तो ये तो मेरे काम की चीज हो गई ना, कि हो सकता है कि मैं छोटे फोर्स से बड़ा काम कर पाऊं, मैं थोड़ा सा फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स, कहीं किसी और जुगाड़ से मेरे पास ज्यादा फोर्स आ जाएगा तो उससे मैं भारी चीजें उठा पाऊंगा। हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सोचो आप। ये बात समझ आ रही है अपने को या नहीं आ रही बताओ मुझे। यही यूटिलिटी है इसकी कि हम एक तरफ कम फोर्स लगाते हैं और दूसरी तरफ से जो अपने को फोर्स मिलता है वो ज्यादा मिलता है। तो मतलब सर एरिया रिड्यूस कर दिया ना हमने, हाँ, एक तरफ। एरिया मैंने बढ़ा दिया, एरिया मैंने बढ़ा दिया ना, इस तरफ कम है और इस तरफ ज्यादा है। हाँ सर। तो एरिया बढ़ाने से मेरा फोर्स भी बढ़ गया। समझ आई बात, नहीं आई? आगे सर। आगे ना, कितने लोगों को समझ आई बात बेटा, सबको समझ आई? ब्रेक के बारे में दोबारा बता देना। क्या? वर्किंग ऑफ ब्रेक बता देना बेटा। वर्किंग ऑफ ब्रेक में ये होता है कि जैसे देखो, बहुत ऐसा कोई खतरनाक चीज नहीं है, बहुत अच्छे से मुझे भी नहीं पता, पर फिर भी कोशिश करता हूँ, ठीक है बेटा, अच्छी बात है। ऐसे सोचो कि मान लो कि तुम्हारा एक ब्रेक पैडल है ऐसा, ठीक है, और इस ब्रेक पैडल को तुमने दबाया, ठीक है, दबाया तुमने, मान लो कि कुछ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो होता क्या है बेटा, ब्रेक पैडल जो होता है ना उसके नीचे से एक वायर जाती है, एक वायर जाती है ट्यूब सी, जिसमें फ्लूइड वगैरह जो भी है वो भरा होता है। तो जब हम ये दबाते हैं ना, जब हम ये पुश करते हैं, ये वाला जो ब्रेक पैडल अपना ये जब हम पुश करते हैं, तो होता ये है कि हमने फोर्स लगाया, ठीक है, कुछ बहुत छोटा एरिया मान लो, और यहाँ से होता ही है ना कि यहाँ से जो टायर्स होते हैं, टायर के ऊपर ऐसे कुछ लगा होता है। जैसे मान लो कि अगर ये हमारा टायर है ना, तो इस पे कुछ ऐसा लगा होता है, मतलब ये इसके अबाउट ये घूम रहा है और इसके चारों तरफ एक ऐसी डिस्क लगी होती है, और इस डिस्क को पकड़ने के लिए ऐसे दो साइड से यूं होते हैं वो, है ना, ऐसे ऐसे जो डिस्क पे के ऊपर बिल्कुल चिपक जाते हैं, क्लैंप टाइप। हाँ, ऐसे चिपक जाते हैं वो उसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो जब आप ब्रेक लगाते हो ना, तो ब्रेक लगाने से क्या होता है कि आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, यहाँ पर एरिया मान लो बहुत कम है, 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी पतली ट्यूब हम बना देते हैं, बना सकते हैं हम, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। और फिर हमने जब ब्रेक दबाया तो हुआ क्या कि हमने तो फोर्स कम लगाया, लेकिन यहाँ पर जो ये डिस्क है ना, इसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगी बेटा, ये जो डिस्क है इसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगी, तो ये रोक पाया। अब ऐसे अगर आपने देखा होगा कि अगर कोई भी चक्का, कोई भी टायर अगर घूम रहा हो, तो आप अगर ऐसे दोनों तरफ से पकड़ने जाओगे ना, तो वो आप पकड़ पाओगे अगर धीरे धीरे घूम रही है टायर। लेकिन अगर बहुत तेज घूम रही है तो क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप ऐसे करोगे तो फिर भी वो क्या होगा,
स्लिप होके चला जाएगा ना, समझ रहे हो मेरी बात। वही अगर आप बहुत तेज फोर्स लगाओगे तो फिर वो झुकेगा। तो यही जो हम जो ब्रेक लगाते हैं, हम बहुत थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं, पर वो जो फोर्स लगाता है वो बहुत ज्यादा लगाता है। तो यही मतलब यूज है इसका पास्कल्स लॉ का। एक तो ये, और दूसरा कि हम थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं, हम थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं और ये दूसरी तरफ से जो अपने को फोर्स मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है, जिसकी वजह से कई बार क्रेन वगैरह जो होते हैं ना वो उठा लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां जो होती हैं उन्हें उठा लेते हैं। ठीक है, वहां पर भी हाइड्रोलिक्स ही यूज होता है। ठीक है, हम गियर शिफ्ट करते हैं कि ये ऊपर चला जाए तो वो ऊपर जाता है। तो जो फोर्स हमें लगाना होता है वो कम ही लगाना होता है, हम लगाते हैं, या फिर कई बार जो मशीन होती है वो भी लगाती है। तो वो जो फोर्स लगाती है वो बहुत कम लगाती है, लेकिन अपने को आउटपुट, मतलब ये ऐसे समझो तुम कि ये वाला जो फोर्स है ना बेटा हमारा, ये इनपुट है, ये वाला जो फोर्स है हमारा ये इनपुट है, और यहाँ पे जो फोर्स अपने को मिल रहा है ये आउटपुट है। ठीक है, ये वाला जो फोर्स हम लगा रहे हैं ना ये इनपुट है, हम थोड़ा फोर्स लगा रहे हैं, और अपने को जो आउटपुट मिल रहा है वो F2 मिल रहा है। तो ये एरिया जो है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ना, इसमें जो भी डिफरेंस होगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं जितना भी फोर्स लगा रहा हूँ उसके रिजल्ट में मुझे आउटपुट कितना मिल रहा है। ठीक है, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? ये है सिग्निफिकेंस पास्कल्स लॉ का। ठीक है, ये हाइड्रोलिक्स में बहुत अच्छे से यूज, हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह इन सब में यूज जाता है। ठीक है, आ जाओ, ये एक सवाल है छोटा सा बेटा, सॉल्व कर दो, कर सकते हो क्या? कर दो सॉल्व जल्दी। देखो बेटा मैं बताता हूँ कैसे करना है सॉल्व। देखो ध्यान से देखो, यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि यहाँ पर अपने को एक हाइड्रोलिक प्रेस दे रखा है, और बड़ा पिस्टन जो है उसका डायमीटर है 35 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट दे रखी है ना, स्मॉलर पिस्टन से ये सारी चीजें, डायमीटर दे रखा है छोटे वाले का। कह रहा है छोटे वाले पिस्टन का मास है 20 kg। तो पूछ रहा है कि ये जो बड़ा वाला पिस्टन है ये कितना फोर्स लगाएगा, बड़ा वाला पिस्टन जो है ये इस लोड पर कितना फोर्स लगाएगा। तो ये हम कैसे करेंगे बताओ। जैसे यहाँ पर ये 20 kg है ना, तो इस तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा बेटा, 200 न्यूटन लग रहा होगा क्या? यहाँ पर अगर जो मैं बात करूं अगर तुमसे कि इस तरह जो फोर्स लग रहा होगा, मान लो मैं कहता हूँ ये F1 है, या यहाँ का एरिया है A1, और इधर जो अपने को फोर्स मिल रहा है वो F2 मिल रहा है, और इधर का एरिया है A2। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि जो मतलब अगर आप लॉस के हिसाब से देखो, पास्कल्स लॉ के हिसाब से, तो आप क्या लिखोगे बताना मुझे। आप लिखोगे ना बेटा F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, यही लिखोगे, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो यहाँ पर अगर आप बात करो बेटा इसके हिसाब से, इसके हिसाब से अगर आप बात करो, तो जो हमारे पास F1 की वैल्यू वो कितनी है बताओ, 20 इंटू जी की वैल्यू कितनी अपने को लिख रखा है इसने 9.8 ले लेने को। ठीक है, तो जी की वैल्यू 9.8 लोगे तो क्या बनेगा, ये 20 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई एरिया की बात करते हैं। एरिया कितना दे रखा है इन्होंने, डायमीटर दे रखा है शायद, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या निकालोगे बेटा बताओ, क्या लिखोगे एरिया, पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर लिखोगे क्या, या पाई बाई 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर लिखोगे, है ना, d1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लो F2 अपॉन पाई बाई 4 इंटू जो दूसरा वाला डायमीटर है वो कितना है बेटा 35, तो 35 का स्क्वायर। तो ये पाई बाई 4 कट गया, हमारे पास जो F2 की वैल्यू है वो कितनी है बताओ मुझे, 9.8 इंटू 2 कितना होता है 19.6, तो ये हो जाएगा 196, है ना, 196 इंटू 35 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर। बोलो, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ से F2 की वैल्यू निकाल दो जो भी आएगी, है ना, 196 इंटू 35/10 कितना हो जाएगा बेटा, 7/2 हो जाएगा क्या, है ना, 7/2 का स्क्वायर। बोलो, वही होगा ना, समझ नहीं आ रहा तुम्हें, क्या लिखोगे, देखो 196 इंटू 35 का स्क्वायर बाई 10 का स्क्वायर है, तो इसे लिख लोगे ना 35/10 का स्क्वायर। अब इसे कैंसिल आउट करो, 5 7 जा 35, 5 तो 7/2, इसका स्क्वायर कर लो, क्या बनेगा ये बताओ मुझे, 196 इंटू 7 का स्क्वायर 49, और 2 का स्क्वायर कितना बेटा 4, तो 4 से इसे कैंसिल आउट कर दो, कितना बन रहा है ये बताना, 4 4 जा 16 और 4 9 जा, ये 49 का स्क्वायर बन गया F2, कितना न्यूटन। ठीक है, तुम मुझसे ये भी कह सकते हो कि सर आपने डायमीटर को सीधा सेंटीमीटर में क्यों रख दिया। बेटा अगर मैं इसे मीटर में भी रखता ना तो ये अपॉन 100 का स्क्वायर तो ये कैंसिल आउट हो जाता, बिल्कुल वो कट ही जाता है इसलिए।
तो ये जो हमारे पास F2 की वैल्यू आई वो 49 का स्क्वायर न्यूटन आ गई। ठीक है, ध्यान रखना, ये अच्छा सवाल था थोड़ा, है ना। आ जाओ अगले सवाल पर चलते हैं। ये देखो सर हाँ बेटा, जो पहले वाले सवाल में है ना, मैंने पहले दोनों का रेडियस निकाला फिर कन्वर्ट किया ना, तो आंसर मेरा अलग ही आ गया। अलग नहीं आएगा बेटा, वो सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। तुम करके देख लो। जैसे अगर यहाँ पे मैं d1 d2 π/4 जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसे तुम कैसे भी कर लो बेटा, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे तुम क्या कह रहे हो कि तुम कह रहे हो कि एरिया को अलग लिखा ना तुमने, तो तुम नहीं ऐसे कर सर। लो कि, सुनो मेरी बात सुन लो, ये 196 न्यूटन आया, यस सर। 196 अपन एरिया की बात कर रहे हो ना, तो ये एरिया क्या है, पाई इंटू रेडियस कितना होगा बताना इसका। ये डायमीटर अपने को दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो तो रेडियस 5 कितना हो हो जाएगा, जाएगा। 5 सेंटीमीटर। यस सर। अब इसे मीटर में भी चेंज कर लो तुम, है ना, 5/100 कर लो, तो ये पाई इंटू क्या लिखोगे, 5/100 का स्क्वायर लिखोगे, इज इक्वल टू यहाँ पर लिखोगे F2 अपॉन ये दूसरा कितना है, 35/2 है क्या, D1 है ना, ये D2 कितना है बेटा, 35/2 ही होगा ना। एक्चुअल में D2 होगा 35, तो R2 होगा 35/2, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पाई इंटू 35/200 का स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट करके देखो, देखो F2 की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, पाई और पाई तो निपट ही गया, यस सर। पाई और पाई तो निपट ही गया, क्या बना हमारे पास बताना, F2 की वैल्यू 196 तो वैसे ही रहा, इंटू ये वाला स्क्वायर, मतलब 35/200 का स्क्वायर इंटू, अब ये डिवीजन में है तो क्या लिखूं इसे मैं, 100/5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। यस सर। क्या बन जाएगा ये 196 इंटू, देखो ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर, तो सीधा सीधा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, 35/200 इंटू 100/5। ठीक है, तो ये 100, ये 2 शून्य कट गए, 5 से कट के ये बन गया 7, तो वापस से 7/2 का स्क्वायर ही आ गया ना बेटा। यस सर। हाँ, तो ये 49/4 ही आ गया, फिर से इसे निपटाओगे तो ये 49 ही आ जाएगा, तो वापस से ये 49 का स्क्वायर ही आ गया। ठीक है, इतना न्यूटन। ठीक है, यस सर। ओके, चलो अब अगला सवाल करते हैं। देखो ये सवाल है, सॉल्व कर दो, आसान है बेटा बहुत ही, कर दो सॉल्व जल्दी से, 2 मिनट से ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए इसमें, 2 मिनट भी ज्यादा है, 1-1.5 मिनट में कर दो ये। देखो बेटा क्या कह रहा है अपने को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 आर्म्स ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये वाला एरिया कितना है बेटा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये एरिया कितना दे रखा है अपने को, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। हमसे क्या रहा है कि इस तरफ हमने, क्या हुआ ज्योति बेटा, कुछ कहना चाहते हो आप बताओ। नहीं, कुछ कहना चाहते हो तो बताओ, हैंड रेज किया आपने तो मुझे लगा आप कुछ शायद कहना चाहते होगे, पर आप कुछ कह ही नहीं रहे, तो अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ नहीं कहना चाहते, है ना। चलो देखो बेटा क्या कह रहा है अपने को, कि एक फोर्स है 50 न्यूटन का जो हमने अप्लाई किया है थिकर, मतलब ये जो मोटा आर्म है यहाँ पर हमने 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। कह रहा है व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द वाटर इन द थिनर आर्म सो दैट द वाटर में रिमेन इन इक्विलिब्रियम, मतलब इस तरफ हम कितना फोर्स अप्लाई करेंगे वाटर जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, तो जो तुम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वही प्रेशर यहाँ तक मिलेगा, अगर उसी हिसाब से मैं फोर्स अगर अप्लाई कर दूं तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि वाटर जो होगा वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो पास्कल्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं बताओ, F/1 इज इक्वल टू 50/10। एक्चुअल में ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, ये शून्य और ये शून्य कट गया, हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आई वो कितनी आई बेटा, कितनी आई फोर्स की वैल्यू बताओ, 5 न्यूटन आई ना। तो मतलब इस तरफ अगर मैं इस तरफ 50 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ तो इस तरफ मुझे मिलेगा 5 न्यूटन फोर्स। तो अगर मैं उतना ही, देखो इधर इस तरफ अपने को मिल रहा है 5 न्यूटन फोर्स, है ना, किस वजह से मिल रहा है बेटा, इस तरफ मैंने 50 न्यूटन लगाया उसकी वजह से। तो ये अगर मैं यहाँ से भी 5 न्यूटन लगा दूं तो मतलब वाटर जो होगा हमारा वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, है ना। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ मुझे, 5 न्यूटन हो जाएगी। देखो ठीक है, कोई दिक्कत, आसान सवाल था काफी, है ना। किसी को कोई परेशानी होगी बेटा तो बताना मुझे, पूछ लेना मुझसे। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा प्रेशर के जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
तो आप एक बार देख लेना, नोट्स वगैरह के लिए ये मैंने दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। और ये बैरोमीटर भी हम पढ़ चुके हैं, मैनोमीटर भी हम पढ़ चुके हैं, प्रेशर डिफरेंस इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स पढ़ते हैं, ठीक है। पास्कल्स लॉ वगैरह हमने देख लिया। थोड़ी सी बात करते हैं प्रेशर डिफरेंस इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। मतलब अगर आपने फ्लूइड को एक्सेलरेट कर दिया, इसका मतलब क्या है बेटा? फ्लूइड को एक्सेलरेट करने का क्या मतलब होगा कि आप सोचो कि मान लो कि मेरे पास कुछ एक कंटेनर है, ठीक है। सुनना ध्यान से मेरी बात, ठीक है, और देखना, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूँ कि मान लो बेटा कि हमारे पास कोई एक कंटेनर है ऐसा, देखना कैसा। हमारे पास कोई एक कंटेनर है बेटा ऐसा, देखो, है ना, इस तरह का एक कंटेनर है हमारे पास, ठीक है बेटा। और मान लो कि मैं कह रहा हूं कि मैंने इस कंटेनर में ऐसे पानी भर दिया इस लेवल तक, ठीक है। मैंने क्या किया है बेटा? मैंने एक लेवल तक इसमें पानी भर दिया है, ठीक है। अब ये मैंने जिस भी लेवल तक पानी भरा है, होगा क्या बताओ? नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा, ठीक। अब एक चीज सोचो कि मैंने बोला तुम्हें कि मैं ये जो कंटेनर है हमारा, ये वाला जो हमारा कंटेनर है बेटा, इसे मैंने एक्सेलरेट कर दिया ए से। क्या किया मैंने? ए से एक्सेलरेट कर दिया इस कंटेनर को मैंने टूवर्ड्स राइट। मैंने क्या किया बेटा? टूवर्ड्स राइट मैंने इस कंटेनर को एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, मैंने क्या किया कि ये जो हमारा कंटेनर है इसे मैंने ए से एक्सेलरेट कर दिया टूवर्ड्स राइट। तो एक चीज बताओ मुझे कि जैसे मान लो कि हमारे पास ये वाला कंटेनर हो गया वैसा। अब एक आप तुम मुझे क्या बता पाओगे कि इसमें जो पानी है वो कैसा हो जाएगा? पानी का जो, जैसे अगर ये रुका हुआ था, जब ये कंटेनर रुका हुआ था बेटा, तो वाटर लेवल कुछ ऐसा था, है ना, जो हमारा सरफेस था वो कुछ ऐसा था। जब ये एक्सेलरेट, जब ये आगे की तरफ भागने लग जाएगा तो इसके उसका जो वो होगा वो कैसा होगा बताना मुझे। थोड़ा डायगनल हो जाएगा। थोड़ा डायगोनल हो जाएगा क्या वाटर लेवल? हाँ सर। ऐसा कह सकता हूं मैं ऐसा? सर ये बात मैं समझा नहीं क्यों रहेगा। ये नहीं समझे क्यों होगा? बताता हूं, मैं बताता हूं, कोई बात नहीं। अभी पहले समझ लो इस बात को कि अगर मैंने इस, तुम ऐसे सोचो बेटा, तुम ग्लास में पानी ले लेना, ठीक है, और उसे यूं एक्सेलरेट करके देखना, तुम्हें दिखेगा कि जो पानी है वो ऐसे हो गया कुछ इस तरह से। अच्छा सर, वो समझ गया मैं। हाँ, ये वाटर लेवल की बात कर रहा हूं मैं कि पानी जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगा कंटेनर के अंदर, ठीक है, इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का। ये जो शेप है कंटेनर में पानी की वो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी क्यों हो जाती है यार? क्यों हो जाती है ऐसी? सर लॉस ऑफ और मोशन। स्यूडो फोर्स की वजह से। स्यूडो फोर्स की वजह से, सही कह रहे हो, स्यूडो फोर्स की वजह से हो जाती है। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, जैसे मान लो कि तुम एक पार्टिकल यहाँ पर कंसीडर करो, यहाँ पर कोई एक पार्टिकल कंसीडर करो बेटा, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे कि अगर तुम यहाँ पर अभी मान लो कि थोड़ी देर के लिए कि ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा था, यहाँ पर तुमने कोई एक पार्टिकल कंसीडर किया, तो अलोंग द सरफेस जो फोर्स है वो कितना होगा? 0। क्योंकि अगर अलोंग द सरफेस फोर्स अगर कुछ भी हो जाता है तो फिर ये क्या होगा बेटा? ये इधर उधर जाने लग जाएगा ना। अगर कुछ नेट फोर्स होता है तो ये एक्सेलरेट करने लग जाएगा ये पॉइंट। तो अगर अभी मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस सरफेस की, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कौन से लग रहा है बताओ? एक तो नीचे की तरफ लग रहा है mg, छोटा सा अगर पार्टिकल है, इसका मास अगर मैं dm मान लेता हूँ, छोटा सा मास dm कह देता हूँ, तो इसके ऊपर एक नीचे फोर्स लग रहा हुआ है mg। और चूंकि ये जो पार्टिकल है हमारा ये टूवर्ड्स राइट एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लग रहा हुआ है इस डायरेक्शन में। बताया था मैंने आपको, स्यूडो फोर्स जो होता है वो हमेशा किधर लगता है बेटा? एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। तो एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो ए नॉट अगर मैं ये एक्सेलरेशन मान लेता हूँ, तो इस तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा? एम ए नॉट लग रहा होगा, बोलो। और इस तरफ जो एम ए नॉट, सॉरी, डी एम ए नॉट लग रहा होगा इधर फोर्स, और इधर जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा बताओ? डी एम इंटू जी, ये फोर्स लग रहा होगा। अब एक चीज बताओ मुझे कि ये जो फोर्सेज होंगे ना बेटा, ये जो फोर्सेज होंगे, इस फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द सरफेस क्या कह सर रहे हो? सर ये ए नोट क्यों होएगा सर? अच्छा कोई ठीक कुछ कह रहा है? तो
ए नॉट कर दिया ना मैंने इसे, इसलिए ए नॉट होगा। ओके, ध्यान नहीं किया ए नॉट है, हाँ कोई बात नहीं, मैंने बदल दिया था बेटा, इधर ए की जगह मैंने ए नॉट लिख दिया था इसलिए। अब समझ आ गई बात, इधर डीएम इंटू ए नॉट, इधर डीएम इंटू जी। अब तुम एक चीज सोचो बेटा, देखो ये चीज समझाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको और भी तरीकों से भी समझाऊंगा, ठीक है। अभी बस आप ये चीज समझो कि जब ये एक्सेलरेट होने लग जाएगा ना बेटा, देखो अभी भी अगर इस पार्टिकल की बात करो आप, इस पार्टिकल का मास अगर मैं कह रहा हूँ कि डीएम है, तो इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, कितना है, डीएम इंटू जी। तो नीचे की तरफ तो एक फोर्स होगा ही होगा, फिर एक बायनेंसी भी लग रही होगी, तभी ये जो पार्टिकल है हमारा इक्विलिब्रियम में, ठीक है, वो सब बातें अलग है ना। अब तुम एक चीज सोचो, ये जो डीएम ए नॉट है, इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लग रहा है स्यूडो, और एक डीएम जी इधर लग रहा है, तो अगर आप फोर्स के कंपोनेंट करो अलोंग द सरफेस, ठीक है, अलोंग द सरफेस अगर आप ये लिखोगे बेटा, अगर आप अलोंग द सरफेस लिख रहे हो, अगर आप अलोंग द सरफेस फोर्स लिख रहे हो, तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स बराबर होना चाहिए या नहीं, बताओ। अगर ये दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए, मैं कह दूंगा ना कि जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा, बताओ। इस तरफ की अगर मैं बात करूँ इसके अलोंग, तो एक इस तरफ इस डायरेक्शन में एक नेट फोर्स तो होगा ही, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, मतलब जो कंपोनेंट अलोंग द, क्या नाम है इसका, अलोंग द सरफेस जो होगा, वाटर सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो तो जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा उसके अलोंग। तो मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि देखो ये वाला एंगल जो है बेटा, ये मेरा थीटा है, ऐसा सोचो, ठीक है। एक्सेलरेटिंग फ्लूइड की अगर हम बात करते हैं ना, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जैसे मान लो कि अगर ये हमारा एंगल थीटा है, हमसे निकालने को भी कहता है कई बार, ठीक है, कि अगर मान लो कि एक हमारा कंटेनर इसे मैंने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या करा है, एक्सेलरेट कर दिया, तो बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा, कि जो हमारा ये है, क्या नाम है, जो वाटर लेवल जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा, ये पूछा जाता है हमसे कई बार, ठीक है। तो ये देखो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे करते हैं हम। अगर बेटा ये वाला एंगल थीटा हुआ, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, बताओ। और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। बोलो, कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक किसी को। तो अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं हम, तो क्या लिखूंगा मैं, बताना, बताओ बेटा क्या लिखूं मैं, dm इंटू ए नॉट का इधर वाला कंपोनेंट क्या, cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू इसका कंपोनेंट इधर का क्या लिखोगे, बताओ, dm इंटू जी इंटू cos 90 माइनस थीटा। बोलो, ये लिखूंगा ना, dm और dm निपट गया, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, sin थीटा होता है क्या। तो क्या लिखूंगा मैं, बताओ, a नॉट cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, g sin थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, a नॉट अपॉन जी। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, a नॉट अपॉन जी आ गई, क्या बताओ मुझे। एक तो ये तरीका है, एक तरीका तो ये है कि जो हमारा वाटर लेवल है वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर चला जाएगा, वो उसका एक एक्सप्रेशन है कि tan थीटा जो है वो a नॉट अपॉन जी के बराबर है। अगर आप कंटेनर को a नॉट से ऐसे एक्सेलरेट कर देते हो, इस तरफ, अगर आप कंटेनर को इस तरफ एक्सेलरेट कर देते हो a नॉट से, तो जो वाटर लेवल है वो ऐसा हो जाएगा, और ये जो एंगल थीटा है, इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, देखो tan थीटा इज इक्वल टू a नॉट अपॉन, ठीक है। एक तो ये तरीका है समझने में, ठीक है। अब एक चीज बताओ बेटा, अब ऐसा सोचो, क्या कह रहे हो, कोई कुछ कह रहा है क्या, नहीं कह रहा, समझ आ रही है बातें सबको, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें, नहीं है, ठीक है, ओके। अब सोचो एक बात और सोचो कि tan थीटा की वैल्यू मैंने लिख दी a नॉट अपॉन जी, ठीक है, ये tan थीटा, ये जो थीटा एंगल है इसके लिए मैंने वैल्यू निकाली tan थीटा की, वो हो गई a नॉट अपॉन जी, ठीक है। अब क्या होता है बेटा कि हमसे पूछा जाता है कि बताओ प्रेशर जो है वो कैसे डिफर कर रहा होगा, प्रेशर जो है वो कैसे डिफर कर रहा होगा यहाँ पर। अगर मैं इस कंटेनर की बात करता हूँ तो इसमें जो प्रेशर है वो कैसे, जैसे पहले हम कहते थे ना कि सेम लेवल पर प्रेशर सेम है, हम क्या कहते थे बेटा, सेम लेवल पर प्रेशर जो है वो क्या है, सेम है। तो अब जो हमारा वो है, जो वाटर का लेवल है वो ऐसा हो गया। तो अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि बेटा बताओ मुझे कि ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा या अलग अलग होगा, बताना मुझे एक बार, बता सकते हो क्या तुम, इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा या अलग अलग होगा। सर सेम होना चाहिए, सर सेम सेम होना होगा, चाहिए, पी नॉट। बिल्कुल बहुत सही, सेम होना चाहिए P नॉट। तो
अगर मैं ये दो पॉइंट्स लेता हूँ बेटा, सुना ध्यान से, अगर मैं ये दो पॉइंट्स लेता हूँ, कौन से दो कह रहा हूँ, एक मैं यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ और एक मैं पॉइंट यहाँ कहीं ले लेता हूँ, मतलब इसके जस्ट नीचे और इसके जस्ट नीचे। मतलब अब जो दो पॉइंट मैं ले रहा हूँ, एक मैं पॉइंट ये ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, और एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ ये वाला। अब बताओ इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग होगा सर। अलग होगा, पक्की बात। मतलब मैं कहूंगा कि प्रेशर एट ए इज नॉट इक्वल टू प्रेशर एट बी। क्यों? क्योंकि ये जो कंटेनर है हमारा, ये किसी ए नॉट एक्सेलरेशन से टुवर्ड्स राइट एक्सेलरेट हो रहा है ना बेटा। तो पहले जो हम जैसे जैसे हम नीचे जाते थे तो हम जो प्रेशर लिखते थे ना बेटा, क्या लिखते थे प्रेशर हम, कि जो प्रेशर होता था एट एनी डेप्थ एच, वो क्या होता था, पी नॉट प्लस रो जी एच, ये लिखते थे ना। जो प्रेशर होता था किसी हाइट एच पे, वो क्या होता था, पी नॉट प्लस रो जी एच, वेयर रो इज द डेंसिटी। तो अब अगर हमारा जो कंटेनर है वो एक्सेलरेट कर रहा है बेटा, अगर जो हमारा कंटेनर है वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस केस में जो हम प्रेशर लिखते हैं ना, वो क्या लिखते हैं पता है आपको? ये जो है हमारा, ये क्या है, रो जी एच है। ये कौन सा प्रेशर है बेटा? गेज प्रेशर है क्या? इसे हम गेज प्रेशर ही तो कहते हैं। यस सर। है ना? तो अब जो हमारा गेज प्रेशर होगा ना, पीजी में लिखता हूँ गेज प्रेशर को, वो क्या होगा पता है आपको? वो हो जाएगा हमारा रो इंटू एच सर ये पी एन क्या है? इंटू जी इफेक्टिव। ये एच है बेटा, एच है, प्रेशर एट अ डेप्थ एच। पीएच का मतलब है प्रेशर एट डेप्थ एच। एच डेप्थ पर जो प्रेशर होगा वो इतना होगा। तो अब जो हमारा प्रेशर होगा ना बेटा, देखो जैसे पहले जो प्रेशर वेरी होता था वो किसकी वजह से वेरी होता था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वेरी होता था क्या? बताओ मुझे। पहले जो प्रेशर वेरी होता था वो किसकी वजह से वेरी होता था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो हम बोलते थे कि ठीक है यार, सीधा सीधा वर्टिकल में जो है वो प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? वेरी होगा। अब अगर आप बात करोगे तो अब जो मतलब नेट एक्सेलरेशन है वो कितना है? देखो, एक तो नीचे की तरफ है जी, ठीक है, एक इस तरफ है कितना, ए नॉट, स्यूडो फोर्स के हिसाब से। तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा बेटा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? बताओ मुझे, बता पाओगे क्या? कौन सी डायरेक्शन में होगा नेट एक्सेलरेशन बेटा? इस तरफ होगा क्या? बोलो। ये दोनों वेक्टर है ना, ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने यहाँ लिख दिया ऐसा। तो अब जो प्रेशर वेरी होगा ना बेटा, वो इस लाइन के अलोंग वेरी होगा, कि इस लाइन पर अब जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? वेरी होता चला जाएगा। ठीक है? तो मैं थोड़ी एक आधी बातें और बताता हूँ आपको इसके बारे में, कि जैसे देखो क्या है, कि मान लो कि बेटा हमारा जो कंटेनर है वो कुछ ऐसा है, देखना, सुनना ध्यान से मेरी बात, ठीक है, कि हमारा जो कंटेनर है बेटा वो कुछ ऐसा है, देखो, है ना, बड़ा कंटेनर बना रहा हूँ इस बार थोड़ा सा मैं, ठीक है, ये हमारा कंटेनर है मान लो, ठीक है, और चूंकि हमने कंटेनर को एक्सेलरेट कर दिया तो वाटर लेवल जो है वो अब कुछ ऐसा हो गया, देखो कुछ ऐसा हो गया, है ना, जो सरफेस है पानी का वो ऐसा हो गया। तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट्स है, इन सारे पॉइंट्स पर प्रेशर जो होगा वो सेम होगा बेटा, कितना होगा? पी नॉट के बराबर। बोलो, इन सभी पॉइंट्स पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो अब जो प्रेशर वेरी होगा ना बेटा, वो इस लाइन के पैरेलली वेरी होगा, इस तरह से, इस तरह से वेरी होगा प्रेशर। समझ रहे हो मेरी बात? सर हाँ, हम इसे वैसे सोच सकते हैं कि कंटेनर को थोड़ा सा ऐसा डायगोनल कर दो तो मतलब। नहीं नहीं बेटा, देखो रीजन अलग है, तुम सोच भले ही सकते हो लेकिन रीजन अलग है ना, वो चीज सोचने लग जाओगे तो फिर रीजनिंग में थोड़ी परेशानी होगी तुम्हें। ये जो मैंने लाइन बनाई है ना बेटा, इसे हम कहते हैं इक्वी प्रेशर लाइंस। ये जो लाइन मैंने बनाई है इसे पता है हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इक्वी प्रेशर लाइंस। इक्वी प्रेशर लाइंस का क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि इस लाइन के ऊपर प्रेशर जो होगा वो सेम रहेगा। ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर प्रेशर जो है, जैसे अगर आप इस पॉइंट पर निकालो प्रेशर या फिर इस पॉइंट पर निकालो प्रेशर, सेम मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये इसीलिए इसे हम इक्वी प्रेशर लाइंस कहते हैं, कि इस लाइन के हर पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। और ये जो आ रहा है, ये ऐसी लाइन जो हम बना रही है, हम कैसे बना पा रहे हैं बेटा? तो जो हमारा जी इफेक्टिव है ना, वो इसी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन। ठीक है, ये वाली जो मैंने ब्लू वाली लाइन बनाई ना, ये ब्लू लाइन किस चीज के लिए बनाई है बेटा? ये मैंने बनाया है जी इफेक्टिव का डायरेक्शन, मतलब नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बनाया मैंने। ये जो है ये जी इफेक्टिव का डायरेक्शन है। और ये जी इफेक्टिव का डायरेक्शन जो ये कैसे आएगा बेटा? तो वही वाला अपना रूल, कौन सा? tan थीटा जो था हमारा वो क्या था बताओ?
tan थीटा जो था वो क्या था, बताओ बताओ बेटा जल्दी से बताओ। ए नॉट अपॉन जी था। बहुत शानदार, ए नॉट अपॉन जी। तो अब जो प्रेशर वेरी करेगा ना वो इसी लाइन के अलोंग वेरी करेगा, और इस लाइन के अलोंग आप कहोगे कि जैसे मान लो कि अगर इस लाइन के अलोंग आप जा रहे हो और अगर इस पॉइंट की बात कर रहे हो और यहाँ पर प्रेशर अगर पी नॉट है, मतलब ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है यहाँ पर प्रेशर अगर पी नॉट है और ये यहाँ से अगर आप एच नीचे आ गए हो, तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा ये पता है क्या होगा? इस पॉइंट का नाम मैं कुछ लिख देता हूँ, पी नहीं ए लिख देता हूँ इस पॉइंट का नाम। तो इस ए पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा पता है आपको? ए पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो होगा रो एच इंटू जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या लिखोगे बताना? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना लिखोगे बेटा? एक एक्सेलरेशन तो जी है नीचे की तरफ, ठीक है, और एक एक्सेलरेशन जो है वो किस तरफ है? इस तरफ। कितनी? ए नॉट है ना, ये ए नॉट है और ये जी है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या लिखोगे बताना मुझे? क्या लिखोगे बेटा? रूट अंडर tan थीटा स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर, यही लिखोगे क्या? सर? इस फॉर्मूले से नहीं यूज कर सकते tan थीटा वाले से? बेटा यूज कर सकते हो, मुझे नेट एक्सेल, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए ना, यहाँ पर मैग्नीट्यूड का काम है मुझे, तो मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। तो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो क्या लिखोगे? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या लिखते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो बचेगा क्या हमारे पास? रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर। तो जो जी इफेक्टिव हमारा बनेगा वो इस डायरेक्शन में ही बनेगा, ठीक है, और इसी लाइन के अलोंग जो प्रेशर होगा वो वेरी होगा, ठीक है बेटा। अब हॉरिजॉन्टली वेरी नहीं होगा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में वेरी नहीं होगा अब एक्सेलरेशन, अब सॉरी प्रेशर। अब जो प्रेशर वेरी होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? इस तरह से वेरी करेगा प्रेशर। समझ आई है बात अपने को या नहीं आई है बताओ मुझे? किसी को कोई परेशानी, किसी तरह की मन में कोई सवाल है तो बताओ। तो सर जितने एंगल से हमने ये आया है, मतलब अब ये हमारा लिक्विड है, जितने एंगल पे टिल्ट हो गया है उतने ही हाँ angle पे अब हमारा जी इफेक्टिव भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। ऐसे सोच लो तुम कि अगर ये एंगल हमारा थीटा है बेटा, देखो ये एंगल अगर थीटा है, हॉरिजॉन्टल से मैं कह रहा हूँ ये एंगल थीटा है, tan थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, ये एंगल थीटा है, और ये जो जी इफेक्टिव है ये क्या है? इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना, तो ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो जो हमारी वर्टिकल लाइन है उससे थीटा एंगल ये जो है ऐसे टिल्टेड होगा और इस तरफ वेरी करेगा प्रेशर। समझ आई बात? यस सर। सर हाँ सर जैसे अगर हम दो कंटेनर्स ले, एक थोड़ा पतला हो और एक चौड़ा सा हो, और दोनों में पहले सेम वाटर लेवल हो, फिर अगर हम दोनों को सेम ही एक्सक्लरेट करेंगे तो मतलब जो पतला वाला जो कंटेनर है उसमें ये जो थीटा है वो ज्यादा नहीं बनना चाहिए। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। अगर एक्सेलरेशन सेम है ना तो फिर ऐसा नहीं होगा। एंगल जो होगा ना ये हमेशा सेम होगा, क्योंकि ये एंगल डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? ये देख रहे हो ना, ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है बेटा? ए नॉट और जी के ऊपर ही तो कर रहा है। ए नॉट का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन है ना, जिस एक्सेलरेशन से हम कंटेनर को एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो अगर तुम दोनों कंटेनर को सेम उससे एक्सेलरेट कर रहे हो तो दोनों में जो एंगल मिलेगा तुम्हें वो सेम ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एक मोटा है एक पतला है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि हमने यहाँ पर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडरेशन में लिया है क्या ये एंगल निकालने के लिए? बताओ मुझे। कुछ भी कंसीडर नहीं किया ना हमने तो सीधा बोल दिया कि एक कंटेनर एक्सेलरेट हो रहा है तो जो एंगल की वैल्यू होगी वो ये होगी। तो हमने जब कुछ भी कंसीडर नहीं किया तो हर केस में ऐसा ही कुछ होगा। अगर एक्सेलरेशन सेम है तो फिर ये जो tan थीटा की वैल्यू आएगी ये सेम आएगी हमेशा, ठीक है? हाँ सर, हाँ सर। बिल्कुल। यहाँ तक बात समझ आई है सबको? किसी को कोई परेशानी है बेटा तो बताओ मुझे, कुछ पूछना है मन में, किसी तरह का कोई सवाल है कुछ भी तो बताओ, बताओ बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर अगर हमने एक कंटेनर के अंदर एक फ्लूइड को ले रखा है और हमने उसको टिल्ट नहीं किया, मतलब वो जैसे रखा होता है वैसे ही रखा हुआ है, तो जैसे जैसे हाइट इन, आपने बोला था ना पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग की प्रेशर सेम होगा हर पॉइंट पे। नहीं, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग मैंने ये थोड़ी बोला था प्रेशर सेम होगा, मैंने तो ये बोला था कि अगर एक एंड पे तुम्हारे पास कोई एक ऐसा यूट्यूब टाइप का कंटेनर है तो एक तरफ तुम जो प्रेशर अप्लाई करोगे वही प्रेशर तुम्हें दूसरी साइड से भी मिलेगा बेटा, ये वाली बात है। देखो कहाँ गई वो बात, ये वाली बात है। देखो कि यहाँ पर जो तुम प्रेशर लगाओगे वही प्रेशर ट्रांसफर होते होते और यहाँ पर अपने को सेम प्रेशर मिलेगा।
ओके सर। प्रेशर का डिफरेंस हम नहीं, जब नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर घट रहा है, ये इन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हम। ये तो तब है जब इस लिक्विड के अंदर कोई बॉडी रखी है, तो उसके लिए ये बात करेंगे हम कि अगर नीचे जाएंगे तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। वो बात हम तब करते हैं जब हम किसी कंटेनर के अंदर जा रहे होते हैं। अभी तो हम बस ये कह रहे हैं कि जब ऊपर की तरफ अगर मैं कोई पुश अप्लाई करता हूँ ना, ऊपर की तरफ अगर जो मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ ना, वही प्रेशर जो है वो ट्रांसफर होते होते यहाँ तक अपने को दूसरे एंड पर वही प्रेशर मिल जाता है। ये कहता है पास्कल्स लॉ। ओके सर। और बताओ, किसी के मन में कोई सवाल है बेटा तो बताओ। कोई कुछ कहना चाहता है, कहो। समझ आ गया सबको? सर इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दो। दिखा दूं, ये देख लो। देखो बेटा, एक सवाल दे रहा हूं मैं आपको। एक मैंने कंटेनर लिया है, उसे मैंने एक्सेलरेट कर दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से टूवर्ड्स राइट। ठीक है, तो हमसे इसने क्या पूछा कि अब देखो, अगर हमने इसे टूवर्ड्स राइट एक्सेलरेट कर दिया तो हम जानते हैं कि जो हमारा सरफेस होगा वाटर का वो कैसा हो जाएगा। वो जानते हैं हम, ऐसा कुछ हो जाएगा मान लो। ठीक है, तो इसने हमें क्या बोला कि अपने को एक पॉइंट है यहाँ पर बेटा P। ठीक है, मतलब ऐसे सोचो तुम कि यहाँ से कुछ 2 मीटर नीचे ये एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ P। P नहीं कहूंगा, कुछ और कहते हैं ना, A B कुछ कह देते हैं, A कह देते हैं, इस पॉइंट को A कह देता हूँ। ये A पॉइंट है। ठीक है, आपको क्या बताना है? फाइंड प्रेशर एट A पर प्रेशर बताना है बेटा अपने को। ठीक है, वो ये जो पॉइंट है वो कहाँ है? यहाँ से 2 मीटर नीचे है। ठीक है, A पॉइंट पे अपने को प्रेशर बताना है। बता दो जल्दी से। सवाल समझ आया है आपको? A पॉइंट जो है वो कितना नीचे है बेटा? A पर प्रेशर बताना है अपने को, है ना। A पॉइंट जो है वो 2 मीटर नीचे है इस पॉइंट से। अगर मैं इस पॉइंट क्या कह रहे हो? डेंसिटी। मान लो वाटर है 1000 kg पर मीटर क्यूब, वाटर है। ठीक है, कर दो, सॉल्व कर दो जल्दी। आजा बेटा सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करोगे। जैसे मैंने क्या बोला आपको कि जो हमारा ये सरफेस है ये कुछ ऐसा हो गया होगा। देखो, तो इस लाइन के अलोंग प्रेशर जो होगा वो सेम होगा, है ना। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा? ये वाली जो दूरी होगी ये कितनी होगी? इसी लाइन के अलोंग प्रेशर वेरी करेगा ना। बोलो, इसी लाइन के अलोंग प्रेशर वेरी करेगा। ये अपने को दे रखा है 2 मीटर। ये एंगल कितना? थीटा मान लो तुम। ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी? x मानोगे अगर इसे, तो क्या लिखोगे बेटा? क्या लिखोगे बताओ? अगर ये एंगल थीटा है तो cos थीटा लिखोगे क्या? cos थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे? x/2। x की वैल्यू क्या आएगी? 2 cos थीटा। तो अगर ये इस पॉइंट से बात कर रहे हैं हम, तो इस पॉइंट पर प्रेशर अगर P0 है तो यहाँ से नीचे आओगे तो कितना होगा बेटा प्रेशर इस पॉइंट पर? बताओ मुझे क्या होगा, बताओ। प्रेशर एट A इज इक्वल टू P0 प्लस rho h g इफेक्टिव। रो x g इफेक्टिव। हाँ सर। यस सर। g इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 5√5। पक्का 5√5। क्या होगा क्या ये g इफेक्टिव की वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूँ तो क्या लिखूंगा बताना? √10² + 5। शानदार। कितना हो जाएगा बेटा ये? 100 और 25, 125। तो कितना हो जाएगा ये? 5√5। बिल्कुल सही, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ P0 प्लस रो की वैल्यू कितनी है? 1000 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 cos थीटा। 2 इंटू, अब बेटा एक बार cos थीटा की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं ना। ऐसे केसेस में जैसे मान लो कि अगर आपको कह दे ये एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, ऑप्शन दे दे 4, तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे? तो उस केस में हमें ये कहा जाता है कि जैसे देखो बेटा ये एंगल थीटा है ना, अगर tan थीटा की वैल्यू हम जानते हैं, हम tan थीटा की वैल्यू जानते हैं, कितनी होगी tan थीटा की वैल्यू बताना मुझे। 1/2 5/10। बहुत सही, 1/2 tan थीटा की वैल्यू। और tan थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस कितना है? 2। तो जो हाइपोटेनस होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? √5 + b²। बहुत शानदार। कितना हो जाएगा ये? √5 हो जाएगा। h की हाइट जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? √5। तो अब cos थीटा की वैल्यू अगर तुम्हें लिखनी है तो cos थीटा की वैल्यू 2/√5 2/√5 हो जाएगी क्या? बहुत शानदार। तो 2/√5 यहाँ cos थीटा की जगह पुट कर देते हैं। क्या लिखें?
2/√5 इंटू जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी बेटा 5√5, तो ये √5 निपट गया, कितना बना हमारे पास 5 × 2 10 और 4 यहाँ पर है ही पहले से, तो जो प्रेशर हो जाएगा ए पर वो कितना बन जाएगा देखो P0 प्लस, बताओ बेटा √5 निपट गया 5 × 2 10, ये 10 की पावर 4 लिख लूँ 2 × 10 की पावर 4, तो प्रेशर एट ए जो होगा वो क्या होगा P0 की वैल्यू क्या लिखते हैं 1.01 × 10⁵ प्लस 2 × 10 की पावर 4, बोलो अब कितना बनेगा बताओ मुझे, प्रेशर एट ए कितना बन गया बेटा 10.1 प्लस 2 × 10 की पावर 4, कितना हो गया ये 2 × 2√5 2/√5 कैसे आया बेटा cos थीटा क्या होगा, x की वैल्यू 2 × cos थीटा है ना, और अगर परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, हाइपोटेनस √5 होगा ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना ये, तो बेस तो 2 x की है वैल्यू 2/cos थीटा नहीं होगी बेटा, x की वैल्यू तो 2 cos थीटा होगी, cos थीटा क्या होगा x/2 होगा ना बेटा, ये वाला एंगल है ना 90 डिग्री यार, अच्छा ठीक है सर कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, ओके सर ओके ओके, तो ये हमारे पास कितना हो गया बताओ 12.1 हो गया क्या बेटा इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसे लिख दो 1.21 × 10 की पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर। समझ आ गई बात बेटा सबको, कोई परेशानी तो नहीं है बताओ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। समझ आ गई बात कैसे वैरी होता है प्रेशर। सर cos थीटा मल्टीप्लाई क्यों हुआ? cos थीटा इसलिए मल्टीप्लाई हुआ है बेटा क्योंकि देखो हमें जो प्रेशर जो वैरी होता है ना वो इस लाइन के अलोंग वैरी होगा, तो ये वाली लेंथ अपने को निकालनी जरूरी थी, तभी तो मतलब प्रेशर जो देखो बेटा इस लाइन पर सेम है और इस लाइन पर सेम है। जब हम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर की बात करते थे बेटा तो ऐसे यही करते थे ना कि जैसे मान लो कि अगर हमारा ऐसा है और जी जो था वो हमारा नीचे की तरफ था, तो मतलब इन दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता था उसी पर हम बात करते थे ना। ये सर है ना, तो ये तो इक्वी प्रेशर लाइंस होती थी, तो यहाँ पर भी ये दोनों इक्वी प्रेशर लाइंस है, तो इस लाइन के अलोंग वेरी करेगा, तो इन दोनों इक्वी प्रेशर लाइन के बीच का मैंने लेंथ निकाला ये x, और फिर रोज x इंटू जी इफेक्टिव किया मैंने। ओके सर समझ गया। ओके ठीक है बेटा, फिर बाकी की बातें अगली क्लास में करते हैं ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर आप कल कौन सा मॉड्यूल डिस्कस करोगे? मैं कल डिस्कस करूंगा स्ट्रेस वाला।